भैया 9 साल में 30,000। आपने तो ये वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपने तो ये कहा था कि हम हर बंदे के खाते में ब्लैक मनी बाहर से लाएंगे, काला धन बाहर से लाएंगे और आपके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। वो वादे तो पूरे करो। भूल जा रहे हैं कि एक दिन यहाँ इलेक्शन होने हैं और जिस दिन इलेक्शन हुए मैं दावे से कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि लोगों के दिल में है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने लाना है। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सुपड़ा साफ होगा, यहाँ इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। जब भी आप बीजेपी के लीडरों से बात करो, वो बस एक ही बात, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, जम्मू कश्मीर की बीजेपी के पास और सिवाय इसका नारा ही नहीं है। ये खुद कहते हैं कि ये 60,000 डेली वेजर जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे लगा। भाई हम फख्र करते हैं, आप ये कह रहे हो कि हमने लगाए, हमने तो लगाए। आप कम से कम इनको पक्का कर दो। लेकिन आप बताओ, आपने कौन सा टेलीविजन लगाया, आपने कौन सा एसपीओ लगाया? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। कश्मीर क्राउन देख रहे हैं आप नाजरीन। आपको बता दें कि जहां आप जानते हैं कि आजकल जो सियासत है गर्मा गर्म है, तमाम सियासी पार्टी अपने तरीके से जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को हस्बी तनकीद बना रही है और वही बीजेपी पर भी कई सारे इल्जामात लग रहे हैं और बीजेपी पर भी ये सवाल भी आयद की जा रहे हैं हिज़्ब इख्तिलाफ वाली जमातों की जानिब से कि बीजेपी इलेक्शन नहीं करवा रही है। जब बीजेपी से ये सवाल पूछा जाता है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, तो बीजेपी की जानिब से ये जवाब मिलता है कि ये काम इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के हवाले से साजो सामान मुहैया करवाना हमारा काम है। वही हिज़्ब इख्तिलाफ वाली जमातों पर भी कई सारे सवालात आयद किए जाते हैं बीजेपी की जानिब से। वही आज अगर देखा जाए, हिज़्ब इख्तिलाफ वाली जमातें इस वक्त फॉर्म में लग रही हैं, कोलिशन में लग रही हैं। वही 10 अक्टूबर को एक बड़े प्रोटेस्ट के लिए भी जा रही है हिज़्ब इख्तिलाफ वाली जमातें। वही जो बीजेपी है उनकी जानिब से भी कई सारे सवालात आयद हो रहे हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमने मुनासिब जाना क्यों ना इन सवालों का जवाब हिज़्ब इख्तिलाफ वाली जमातों से भी पूछा जाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के काबिल तरीन लीडर सुरिंदर चौधरी साहब। सुरिंदर चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे, आप भी उस पार्टी का हिस्सा रहे हैं जो फॉर्म में थी, जो हुकूमत में थी, जिसका चर्चा हर जगह हो रहा था। क्या वजह बनी कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ही चुना, और क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस ही चुना? क्योंकि बहुत सारी रीजनल पार्टीज है यहाँ। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जो जिस पार्टी का आप जिसको छोड़ के मैं आया और जिसका नाम ले रहे हैं, वहाँ मैं कुछ ज़्यादा देर रहा नहीं। और जब हम गए तो हमने वहाँ देखा कि उनका असली चेहरा क्या है। और जब हमने वहाँ देखा कि यहाँ लोगों के हित की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ अपने आप की बात की जाती है, सिर्फ यहाँ हिंदू और मुसलमान किया जाता है। इस जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात की जाती है, जम्मू कश्मीर को जोड़ने की बात नहीं की जाती। ये वाजिया है कि जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। वो तो सामने आपको दिख नहीं रहा। तो जब हम हर समय हिंदू मुस्लिम सिख, क्योंकि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती यही है, ये वो रियासत थी जहाँ शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया था। ये वो रियासत थी जहाँ पे एक अमन होता था। और आज जब यहाँ इस रियासत में, ठीक है, आपको थोड़े लोग अगर कोई कहीं पत्थर मारते थे या जम्मू में कुछ करते थे, तो इसका मतलब नहीं कि पूरी कौम ख़राब है या पूरा इलाका ख़राब है। तो उन चंद लोगों को कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत थी, ना कि बल्कि आप ये एक जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ के 3 हिस्सों में, 2 हिस्सों में बांट दो, इन एक ऐसे भाई को अलग कर दो और ऐसे तरीके से अलग किया जहाँ जहाँ असेंबली है, ना जहाँ काउंसिल है, एक आदमी गवर्नर उठता है और पूरी रियासत को तोड़ के चला जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आज जब आप बात करते हैं उस पार्टी का, तो वहाँ जब आप बात करो तो हम हमेशा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती तभी रहेगी जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जो भी इस रियासत के पुराने बशिंदे हैं, जो महाराजा के टाइम से हैं, वो लोग मिलजुल के रहें। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ को डैमेज हो रहा था और आज लड़ाया जा रहा था, गुज्जर को पहाड़ी के साथ, अपना हिंदू को मुसलमान के साथ, सिख को हिंदू के साथ। जब ऐसा माहौल आप जम्मू कश्मीर में बनाओगे और जो डेपुटेशन जिस तरीके की आपके पास जाएगा, आप उस तरीके की बात करोगे, तो आप इस यूटी का भला नहीं कर रहे, बल्कि इस आने वाली नस्लों को कहीं ना कहीं इसका ऐसा धक्का लगेगा जहां नस्लें गठी नहीं हो पाएंगी, एक टेबल पे बैठ ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जब माहौल देखा, और उसमें मैं वही आपके सवाल पे आ रहा हूँ कि आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों चुनी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने शुरुआत अपनी सियासत की इसी पार्टी से शुरू की हुई थी। बाकी रही बात कहाँ क्या हुआ क्या नहीं, वो एक पिछली स्टोरी है, दास्तान है, वो बाद में कभी बात करेंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं दोबारा से क्यों चुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिसने जम्मू कश्मीर में कंट्रीब्यूट किया है। आज चाहे वो मुलाजिम, आज ये खुद कहते हैं कि ये 60,000 डेली वेजर जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे लगा है। भाई हम फख्र करते हैं, आप ये कह रहे हो कि हमने लगाए, हमने तो लगाए।
आप कम से कम इनको पक्का कर दो। लेकिन आप बताओ, आपने कौन सा टेलीविजन लगाया, आपने कौन सा एसपीओ लगाया, आपने कौन सी रिक्रूटमेंट की? जो रिक्रूटमेंट है आपने की वो खुद स्कैंडलों में फंस गई, और एक दिन लिस्ट निकालते हो दूसरे दिन कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए आप अपनी बात में खुद ही फंस रहे हो। इसलिए हम दावे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ आप देखें कौन सी नई यूनिट इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एस्टैब्लिश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 750 नई यूनिटें इस्टेब्लिश की थी, चाहे वो तहसीलें थी, चाहे वो नियाबतें थी, चाहे वो वीडियो ब्लॉग थे, सीडी ब्लॉग थे, अलग अलग तरीके आपने देखा होगा। लेकिन आज बताओ इन्होंने कौन सा किया? इन्होंने सिर्फ इनके खाते में यही आता है कि जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, उसको बर्बाद कर दिया, जहाँ सबसे बड़ा मसला है रोजगार का। जब भी आप बीजेपी के लीडरों से बात करो, वो बस एक ही बात, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, जम्मू कश्मीर की बीजेपी के पास और सिवाय इसका नारा ही नहीं है। रही बात, आपको याद होगा कि ये जम्मू कश्मीर में आज देखें कितने हमारे फौजी शहीद हो गए इन 9 सालों के अंदर। हमारे कितनी जो सिविल पब्लिक थी वो शहीद हो गए बेचारे, कितने मारे गए अपना गन कल्चर के साथ। एक साइड ये कहते हैं हालात नॉर्मल हैं, भैया ठीक है हालात नॉर्मल हैं, तो फिर ये जो इतने बड़े हादसे हुए तो ये क्या हैं? आपके सामने एक कर्नल यहाँ शहीद हो गया, कोई छोटी बात है? एक मेजर शहीद हो गया, ये छोटी बात? एक डीएसपी शहीद हो गया, ये छोटी बात? और दुख की बात ये आती है, आगे क्या होता था कि थोड़ा सा कहीं कोई पंगा होता था, जम्मू में बीजेपी आ जाती थी सड़कों पे, नारे मारना, जो टायर फूकना। भैया अब क्यों नहीं आप सड़कों पे आ रहे? अब भी तो आओ। आपके दौर में आप बीजी हुआ मेंटर के अंदर, वहाँ फौजी शहीद हुए। आपके सामने रजौरी के अंदर, दरहाल के अंदर 5 फौजी शहीद हो गए। डांगरी आपके सामने है, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, वहाँ मारे गए बेचारे। उसके बाद आज भी देखें कालाकोट में परसों तत्तापानी में इनकाउंटर हुआ, चल रहा है। तो इसलिए मैं आपसे सुनिए ना, मैं आपसे यही बात कहता हूं कि जब आप बात करते हो नॉर्मलसी आ गई है, अगर नॉर्मलसी आ गई है तो भैया इलेक्शन करा दो। इनका प्रदेश अध्यक्ष खुद कहता है, बीजेपी के लोग खुद कहते हैं कि जनाब 50 पार, हम कहते हैं आप 90 पार। कम से कम इलेक्शन तो कराओ, जीत के बनाओ ना 90। जनजीव का यहाँ एक था, वो उनका अपने लोग कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं पहले तो इनका फैसला है चीफ मिनिस्टर कौन होगा। अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा वो लोगों ने बनाना है या आपने खुद बन के बैठना है? इसलिए ये इनका हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। सच्चाई ये है कि ये डिलीवर नहीं कर सकते, ये अमन नहीं ला सकते, ये जम्मू कश्मीर में हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते, ये डेली वेजरों को रेगुलाइज नहीं कर सकते, ये महंगाई को नहीं रोक सकते। आज सिलेंडर 450 रुपये का था, आज 1200 रुपये का सिलेंडर है। क्या जवाब देंगे ये? यहाँ सरसों का तेल 80 रुपये का था, आज 250 रुपये का है। क्या जवाब है इनके पास? इन चीज़ों के बाद ये डिस्कशन नहीं करते, ये सिर्फ बस दूसरे इशू पे जो लोगों से रेलेवेंट ही नहीं है, लोगों से लेना देना ही उसका कुछ नहीं है, ना आम लोगों से। तो इसलिए आज पहाड़ियों को भी खजल किया, हाँ जी आपको रिजर्वेशन देंगे, दे दी पहाड़ियों को रिजर्वेशन किया। तो इसलिए हर आदमी को, एससी है, शेड्यूल कास्ट है, उनको बताओ, उनके गाँव जाके देखो, उनकी शेड्यूल बस्तियाँ देखो, वहाँ एससी फंड आता था, वो फंड कहाँ लग रहा है? गुजरों का हालत देखो, बकरवालों की हालत, जंगलों में क्या हालत है। ये जब मूव में जाते हैं, इनके माल मवेशी सड़कों पे मर रहे हैं, ट्रकों के नीचे कुचले जा रहे हैं। ट्रक देते हैं, बाद में देते हैं, पहले जब टाइमली उनको ट्रक मिलते ही नहीं बेचारों को, कुछ लोग अपने पैसों से जाते हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा माहौल है कि एक भूल भुलैया इन्होंने बनाई हुई है, सच्चाई ये सामने नहीं ला रहे। और जब अपोजिशन बोलती है तो ये कहते हैं नहीं जी अपोजिशन गलत बोल रही है, अपोजिशन पहले क्यों नहीं बोली? अपोजिशन तो हमेशा ये अगर आप खुद कहते हो कि हम बोले, हमने तो काम करके दिखाए, आपने काम करके नहीं दिखाया, आप सिर्फ बोल रहे हो। तो लिहाजा इनका आप कहें सर्वाइवल। सुरेंद्र जी, आपसे यह भी जानने की कोशिश करेंगे, जहां आपने बताया कि इन्होंने ये किया, वो किया, कई सारी बातें आपने सामने रखी। वही आज वज़ीर चीफ सेक्रेटरी की जानिब से भी एक बयान सामने है, जिसमें उसने हस्ब इख्तिलाफ वाली जमातों पर यह तनकीद की कि उन्होंने जो आज तक तकर्रुरियाँ हुई थी, नौकरियाँ हुई थी, वो चोर वाले दरवाजे से हुई थी, उनका हमने पर्दाफाश किया। साथ ही साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फारूक अब्दुल्ला है उस पर भी वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उसके हाथ अभी भी खून से रंगे हुए हैं। और ये भी आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कई सारे जो इल्ज़ामात हैं, ये भी बताया जा रहा है कि 70 साल से वो हुकूमत करते आए, खानदानी राज था, इस खानदानी राज को हमने तोड़ा। अपनी हुकूमत को लेकर बीजेपी ये भी कह रही है कि हमने 9 साल बेमिसाल रखे। उस हवाले से क्या कहेंगे? 70 साल कैसे हो गए? 9 साल तो इनके अपने हैं ना भैया, वो 9 साल क्यों नहीं गिन रहे? 3 साल ये हुकूमत में नहीं रहे जम्मू कश्मीर में, क्या इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा क्या? तो आप इस 74-75 साल से 75 साल में से 9 साल निकालो, फिर ये 9 साल निकालने के बाद फिर वाजपेयी साहब के 5 साल निकालो, तो इसका मतलब वाजपेयी साहब भी 17 साल में कुछ नहीं। अपने वाजपेयी साहब को भी मान रहे कि उस समय की जो बीजेपी थी इसका मतलब नालायक थी,
उस बीजेपी ने कुछ नहीं किया, वाजपेयी साहब ने कुछ नहीं किया। जब ये कटघरे में खड़े करते हैं किसी पार्टी को या किसी सरकार को, तो इसका मतलब ये वाजपेयी साहब को भी, सरकार को भी कर रहे हैं। तो लिहाजा मैंने कहा ना कि ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के बता, ये वो इतिहास बनाते हैं जो इनको सूट करता है। जो सही में इतिहास है उस इतिहास को सामने लाते ही नहीं है। रही बात कि चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कह रहे हैं, उनको पहली बात है कि वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको कहीं इन चक्रों में नहीं। ऐसा भी कहा कि ये मुझे शर्म से कहना पड़ता है, ऐसे उन अल्फाज। नहीं, मैंने सुना नहीं, वैसे आपके मुंह से सुन रहा हूं। अगर उन्होंने ये बात कही फारूक साहब के लिए, तो मेरे ख्याल ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए और जम्मू कश्मीर की बदनसीबी है कि एक मुलाजम ये चीज़ अगर ऐसा बयान दे रहा है, तो इससे बड़ा शर्मिंदगी वाली बात कुछ नहीं है। इसलिए आज मैं आपको कहा ना, ये ऑफिसर जो सिर चढ़े हुए हैं, ये भूल जा रहे हैं कि एक दिन यहाँ इलेक्शन होने हैं, और जिस दिन इलेक्शन हुए, मैं दावे से कहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं इनको रोक सकती, क्योंकि लोगोों के दिल में है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने लाना है। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सुपड़ा साफ होगा, यहाँ इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। आप देखें, अगर इनमें दम था तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन कराते ना, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन कराते ना। अगर इनमें दम था तो पंचायती इलेक्शन कराते ना। अगर दम है तो आओ असेंबली इलेक्शन कराओ। तो इसलिए सुनो, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आज इन्होंने क्या किया, दिल्ली में गए, ये एक छोटे से जो एक डेपुटेशन गया, वहाँ जाके अमित शाह साहब को रोए। इन्होंने कहा जनाब इलेक्शन मत करो, वहाँ हमारा हालात ठीक नहीं है। अगर ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन, आपने खुद बयान सुने इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तैयार हैं इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस तो गवर्नमेंट से लेनी है। ये तो सिक्योरिटी क्लियरेंस गवर्नमेंट ने देनी है। गवर्नमेंट आज दे देना कि हालात नॉर्मल हैं। देखें इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता नहीं कराता। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये सच्चाई से कोसों दूर हैं। इनकी स्टेटमेंटें जो हैं, ये ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को सिर्फ गुमराह करती हैं, जिससे लोगों को आप दूर दराज, आप स्मार्ट सिटी की बात कर लें, चाहे जम्मू में बनी चाहे श्रीनगर, क्या जम्मू शहर के अंदर ही और श्रीनगर सिटी के अंदर ही जम्मू कश्मीर बसता है क्या? आप डाउन टाउन में जाइए, रूरल एरिया में जाइए, सड़कें कच्ची हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। ये सिर्फ बस जैसे मुंह में आप वहाँ फेशियल करा लो, क्रीमें लगा लो, जिस्म पे 100 बीमारी हो। ये वो हिसाब है जम्मू कश्मीर का कि आप रूरल एरिया में जाके लोग पानी के लिए तरस रहे हैं भाई जी। यहाँ लोग बिजली के लिए यही लोग हैं। इन्होंने कहा जी स्मार्ट मीटर लगा दो। ठीक है भाई, लोगों ने लगवाए स्मार्ट मीटर। एलजी साहब ने खुद कहा था कि 2 मिनट क्या 2 सेकंड का भी कट नहीं होगा। तो भाई जी आपको याद है, आज जम्मू में भी एक नया शेड्यूल निकल गया है। 4 घंटे का कट एक दिन में जम्मू के अंदर होगा। कश्मीर का मुझे पता नहीं, अभी क्या आपको पता होगा। अगर 4 घंटे का एक शेड्यूल कट है एक दिन में, तो मुझे बताओ वो कहाँ फिर स्मार्ट मीटरों को हमने आग लगानी है। ये वो यूटी या रियासत कह लो, जो अब क्या कहें, यूटी कहनी पड़ती है, बदकिस्मती है। तो ये वो यूटी है जो यहाँ बिजली पैदा कर रही है। हम वो हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं, तो आज बिजली हमें नहीं मिल रही। क्यों? तो सुरेंद्र साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे दफ़ा 370 के हवाले से क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस वक्त दफ़ा 370 को मंसूख कर दिया गया था, स्टेटहुड को ख़त्म कर दिया गया था, उस वक्त खुद आप बीजेपी के साथ थे। उस वक्त आपने इस फैसले को उस वक्त नहीं थे, तो क्या इस वक्त मंशूर है, क्या स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए 5 अगस्त 2019 को जब ये दफ़ा तोड़ा गया, मैं उसमें ये नहीं था, इनके साथ नहीं था। वो बदकिस्मती थी जब टूटा। और जब इन्होंने तोड़ा 370, इन्होंने यही कहा था कि जम्मू कश्मीर की नौकरियां जो हैं बच्चों के लिए वो महफूज हैं, बाहर का कोई नहीं आएगा। इन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ की ज़मीनें भी महफूज हैं। लेकिन आज आपके सामने ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का स्कैंडल निकला है जम्मू में, कितने 2 नंबर के बन रहे हैं। लेकिन क्या बाहर के लोगों को जम्मू में नौकरियाँ नहीं मिली है, जम्मू कश्मीर में नहीं मिली? क्या बाहर के लोगों ने ज़मीनें नहीं ली जम्मू में? तो इसलिए मैंने आपको कहूँगा कि ये एक मैंने कहा ना कि आज इनको जवाब देना पड़ेगा। जम्मू के अंदर जम्मू बंद हुआ, क्या कोई आपने टायर जलाते हुए देखा किसी को? क्या आपने किसी को डंडा मारते हुए देखा? लोगों ने दिल से जम्मू बंद किया। और एवरी नुक एंड कॉर्नर में छोटे छोटे खोखे भी बंद हुए। ट्रांसपोर्ट यूनियन का जो वहाँ उनका लीडर था, उसने मना किया कि हम काल में नहीं जाएंगे, लेकिन तब भी 80% जो ट्रांसपोर्ट था वो सड़कों से ऑफ हो गया। ये इनके लिए इशारा है। इसलिए जम्मू के लोग समझ चुके हैं। तो इसलिए आज जम्मू कश्मीर में एक हालात जो हैं, जम्मू कश्मीर इकट्ठा होकर रहना चाहता है, जम्मू वाले कश्मीर से। आप बताएं, दरबार मूव रोकने से क्या फ़ायदा हुआ? क्या आप जम्मू की इकानमी नुकसान नहीं हुआ? क्या जम्मू को कितना नुकसान? जो आज जम्मू की होटल इंडस्ट्री बंद हो गई, घाटे पे चल रही है। आज जम्मू की ट्रांसपोर्ट घाटे पे चल रही है। आज जम्मू के अंदर जो एक बिज़नेस चलता था, आप रघुनाथ बाजार चले जाएं, कहीं चले जाएं, बिज़नेस को नुकसान हो रहा है। इसलिए हमेशा इन्होंने वो फैसला किया जिससे पब्लिक को नुकसान होता है। तो इसलिए, लेकिन जहाँ सच्चाई ये है कि ये जो लोग, इन्होंने खुद कहा था कि हम टेलीविज़नों को पक्का कर रहे हैं, तो अब क्यों नहीं पक्का कर रहे? ये खुद कहते थे YNC वालों का हम पक्का करेंगे, क्यों नहीं कर रहे? ये रैबरे जंगलात को कहते थे हम पक्का कर रहे हैं, क्यों नहीं किया? ऐसे NHM वालों को कह रहे थे, ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चररों को कह रहे थे,
कहाँ पक्का किया? हालात ये हैं कि आज जो इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं बिल्कुल बेकार हैं, स्कूल खाली पड़े हुए हैं, वहाँ मास्टर ही नहीं है। तो फिर कौन सी पॉलिसी आपके पास एजुकेशन पॉलिसी है? इसका मतलब मुझे लगता है स्कूल खाली करके आपका कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों के साथ नेक्सस तो नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूलों को खड़ा करना चाहते हो और गवर्नमेंट स्कूलों को ख़त्म करते हो। और गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ता है आज की डेट में? गरीब बच्चे, गाँव के बच्चे, दूर दराज के, वो जो एक फ़ीस नहीं दे सकते प्राइवेट स्कूलों में, तो उन बच्चों का आप हक मार रहे हो ये स्कूलों को कहीं ना कहीं इनकी मास्टर ना दे के, लेक्चरर ना दे के। तो इसलिए बड़े सारे मुद्दे तो आपकी बातों से ये मान लें सर, जिस तरह मौजूदा हुकूमत बीजेपी इस वक्त हुकूमत कर रही है, तो जम्मू कश्मीर के बच्चे हों या जम्मू कश्मीर के लोग हों, उनका जो फ्यूचर है सरासर अंधेरी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि हमारी एक नस्ल ही बेरोजगार होने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नौकरियां दी, आप बता दो ना कौन सी नौकरियां दे रहे हो? और परसों सरकार कह रही थी हमने 30,000 नौकरी दी। ओ भैया 9 साल में 30,000? आपने तो ये वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपने तो ये कहा था कि हम हर बंदे के खाते में ब्लैक मनी बाहर से लाएंगे, काला धन बाहर से लाएंगे और आपके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। वो वादे तो पूरे करो। वो कहाँ गया वो 2 करोड़ का रोजगार? कहाँ गया वो 15 लाख? ऐसे कई इन्होंने जो वादे, और आपको याद है कि बाद में बीजेपी ने ये कहा ये एक जुमला था। भैया हम ये लोगों के साथ मजाक कर रहे हो, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के साथ मजाक कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा नटशल यही है कि आज की डेट में जहाँ तक ताल्लुक है कि जम्मू कश्मीर में आपके, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैनल है कश्मीर का, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहूँगा कि आइए मिलजुल इकट्ठे होइए। ये जो एक प्रोपोगंडा चल रहा है, ये आने वाला आपको अलग अलग, हिंदू को मुसलमान से अलग करके आप अलग अलग हो जाओगे तो कोई हमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट जो भी नौजवान हैं, हम सारे इकट्ठे होके इस सरकार के खिलाफ एक जंग, लड़ाई छेड़ें ताकि लोग, इन बच्चों को रोज़गार मिल सके। सबसे बड़ी बात, और मैं दावे से कहता हूँ आपको कि आप बीजेपी के लोग जो वोट डालते हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, कभी उनके पास चले जाओ, उनको आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, बट उनको पूछो कि आप खुश हो इस सरकार से? क्यों? वो बीजेपी का एक वोटर, एक सपोर्टर भी दुखी है, क्योंकि जब उसके सामने एक इंजीनियर या एक डॉक्टर या एक बच्चा जिसने एग्रीकल्चर में डिग्री की हुई है या वेटनरी में की हुई है, चाहे फिजियोथेरेपी की हुई है, चाहे और जो जिन्होंने एमए की है, एमएससी की है, पीएचडी स्कॉलर हैं, जो ये सब जो बीए वाले हैं, या 12वीं वाले हैं, 10वीं वाले हैं, वो बच्चे जब सामने खड़े हैं माँ बाप के कि हमें नौकरी चाहिए, जब वो नहीं दे पाते तो वो बीजेपी के लोग भी इनको वोट डालने वाले नहीं है। तो इसलिए तभी मैंने कहा ना, जब इन्होंने आज समझ लिया कि वो बीजेपी के वोट जो 2014 में माहौल था वो नहीं है, इसलिए नहीं इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करा रहे। तो लिहाजा आज जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी दूरियां छोड़ के इकट्ठे होके, एकजुट होके, हम सबको मिल के यही करना है कि एक हमारी स्टेट वापस आए। हमें स्टेट मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी यूटी कभी नहीं हुई, एक स्टेट को तोड़ के यूटी कभी नहीं बनाया गया। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में आज है कि हमारे लोगों का आज बच्चों को रोज़गार चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा है कि हमारी छोटा बिजनेस ख़त्म हो गया है, बिजनेसमैन को जो इंडस्ट्रियाँ ख़त्म हो रही हैं। यहाँ से बड़ा लाओ लश्कर लेके गए थे ये सऊदी में कि हम वहाँ से करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। मुझे बताऊँ कौन सा इन्वेस्टर यहाँ जम्मू कश्मीर में आया? पैसे का जाए कि है ना, उल्टा हमारी जो इंडस्ट्रीज थी आज वो बंद होने के कगार पे आ गई हैं। उन इंडस्ट्रियों को रिवाइव करने की ज़रूरत है। आज आपको ट्रांसपोर्ट के, आज जब आप ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री आपकी वो ख़त्म होने जा रही है, आप देखें बसों में कोई बैठता है? तो इसलिए मैंने कहा ना कि टैक्सियों ख़त्म हो रही हैं, आपके टेम्पोज ख़त्म हो रहे हैं, आपके सुमोज ख़त्म हो रहे हैं। तो इसलिए बड़े सारे इशू हैं, इसमें अगर हम जाएंगे बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन आज वक्त ये है कि वक्त की नजाकत ये है कि हम एक ही बात कहते हैं जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी को कि भैया इलेक्शन कमीशन मत छोड़ो, आओ। आप अगर आप कहते हो कि हम इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है और यहाँ इलेक्शन की ज़रूरत, अगर आप समझते हो जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी, आओ 10 तारीख का जो धरना है बैठो उसमें और अपील करो इलेक्शन कमीशन को कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अनाउंस करे, अगर दम है तो। वो कहते हैं दम दिखा, आप में दम है, ये डरपोक हैं, इलेक्शन से डरते हैं। अगर इनमें दम है तो 10 तारीख के जलसे में आके बैठ के वहाँ भाषण दें आके कि कोई हमारा अपोजिशन का नहीं बोलेगा, सिर्फ यही भाषण दें और सरकार, दिल्ली की सरकार को बोलें और वहाँ से एक अपील इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करें कि आइए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराइए, क्योंकि हालात ठीक है। लेकिन नहीं करवाने वाले, क्योंकि इनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। थैंक यू आपका सुरेंद्र जी। अगर दम है तो इलेक्शन करके दिखाओ, अगर दम है तो मैदान में आ जाओ। बात कर रहे थे हमारे साथ खुसूसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के काबिल तरीन लीडर सुरेंद्र चौधरी साहब। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले बार भी प्रोग्राम में इन्हें जरूर मदु करेंगे और हज़्ब इख्तिलाफ वाली जमात से भी ये सवालात पूछने की कोशिश करेंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।